Good morning students. I am Dr. Suresh Singh from Government Senior Secondary School NIT number 3 Faridabad. Today my topic is phasor diagram analysis of LR and CR circuits. तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले let us take जो हमने पीछे चैप्टर में जो डिस्कशन किया था उसको रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले लेसन में दो सर्किट एक्सप्लेन करे थे फेजर डायग्राम की हेल्प से, जिसमें पहला सर्किट था फेजर डायग्राम एनालिसिस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। फॉर इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट स्टूडेंट हमने देखा था कि हम किस तरीके से वोल्टेज और करंट की फेज रिलेशनशिप निकालते हैं, और इस कैलकुलेशन के ड्यूरिंग हमें E = E0 sin ओमेगा t एंड I = I0 sin ओमेगा t -π/2 मिला था। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता लगा था स्टूडेंट कि करंट यहाँ पर लैग बिहाइंड है देन द वोल्टेज, और इसी कैलकुलेशन के साथ साथ हमने इम्पीडेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस सर्किट का सॉल्व किया था, दैट वाज XL, और XL को हम ओमेगा L से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट वाज इक्वल टू 2π/μL। इसके साथ साथ फेज रिलेशनशिप या फेज एंगल हमने दिखाया था, फेज एंगल वाज π/2 here. So you can say in pure inductive circuit the phase difference between alternating voltage and alternating current was π/2. Then second topic में जो फेजर डायग्राम एनालिसिस प्योर कैपेसिटिव सर्किट की हमने सॉल्व की थी, किसी भी फेजर डायग्राम की हेल्प से हम निम्नलिखित चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इक्वेशन ऑफ फेज डिफरेंस। तो इन सब को अगर हम समराइज करें तो इक्वेशन ऑफ करंट इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट वाज I = I0 sin ओमेगा t plus π/2. That means alternating current was ahead than the voltage for pure capacitive AC circuit, and the phase difference is naturally here is π/2. Then the inductive capacitive reactance of this circuit was calculated as XC, which was equal to 1/omega C या 1/2π/μC. So now let us start our today's topic, which is based on the two basic circuits in ACs. They are LR circuit and CR circuit. So let us start one by one. Now if we discuss the LR circuit with the help of phasor diagram analysis, let me first define. पहले हम इसे LR सर्किट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो लेट ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एंड प्योर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इन सीरीज एज शोन इन अ फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि अगर हम एक प्योर इंडक्टर और एक रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद AC सोर्स, तो इस तरीके से हमें LR सर्किट मिलता है। तो एज शोन इन द स्लाइड इन फिगर वी हैव टेकन ए रजिस्टर एंड एन इंडक्टर विद एन AC सोर्स वेयर द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज ER and voltage across inductor is EL. Let E be the instantaneous EMF of AC means. जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है या क्लियर है कि अगर हम E को इंस्टेंटेनियस EMF AC का माने, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरल इक्वेशन ऑफ EMF लेते हैं E = E0 sin ओमेगा t. And now in this circuit, because we are dealing with the two factors here L and R, so as L and R in series, therefore current at any instant through these two elements will have same amplitude and phase. यहाँ मेरा इससे मतलब ये है कि अगर हम L और R को सीरीज में कनेक्ट करते हैं AC सोर्स के साथ, तो करंट और फेज, करंट किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो कांस्टेंट रहेगी, दोनों में सेम करंट फ्लो करेगी और सेम फेज में रहेगी। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, इट हैज़ सर्टेन रिलेशनशिप विद द करंट। तो करंट तो दोनों में सेम है, लेकिन अगर हम वोल्टेज की बात करें
तो अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस एल एंड वोल्टेज अक्रॉस आर ये दोनों डिफर होंगे और इनमें कुछ ना कुछ फेज रिलेशनशिप होगी जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, अगर हम अक्रॉस आर वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहें तो वी कैन से लाइक दिस, द वोल्टेज अक्रॉस आर इज इन सेम फेज विद करंट, सो द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी, ये हम वी कैन कैलकुलेट दिस विद द इक्वेशन ई आर इक्वल टू आई जीरो इंटू आर। तो हेयर द टर्म ई आर आई हैव यूज फॉर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर and I0 is a peak value of current and R is a resistance of resistor. So let I be on a, as it is clear in the slide from a phasor diagram, अगर हम I0 को OX से रिप्रेजेंट करें, OX एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें एंड देन ER विल ऑल्सो बी अलोंग द OX एक्सिस, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था, क्योंकि OX एक्सिस पर दो चीज़ें आएंगी, एक तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज एंड द करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्योंकि प्योर आर के केस में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते थे, इसलिए हम इसे एक्स एक्सिस पर शो कर सकते हैं कि वो इसमें वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस भी आएगा, रजिस्टर भी आएगा और करंट भी आएगा। तो इसलिए हमने फेजर डायग्राम में ओ एक्स पर दोनों चीज़ें दिखाई हुई हैं, ई आर एंड आई। नाउ बिकॉज दे आर इन द सेम फेज, इफ ई आर बी रिप्रेजेंटेड बाई ओ ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एज इट इज़ ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द फेजर डायग्राम कि ओ ए से हमने ई आर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। नाउ सेकेंड थिंग, इफ़ वी कैलकुलेट, अगर हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना चाहें, हम इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अगर निकालते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट में π/2 का फेज डिफरेंस था, सो द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एल कैन बी कैलकुलेटेड ई एल इक्वल टू I0 इंटू एक्स एल, where EL is a term used for voltage across inductor and I0 is a peak value of current, and XL we have earlier explained in our topic for pure inductive AC circuit, XL is a inductive reactance. So this expression will give us the maximum value of voltage across inductor. So the final expression comes EL equal to I0 into omega L, क्योंकि हम XL को omega L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Dear students, now EL will be represented by OB along OY axis, because as we know, because I0 leads, the voltage leads then the current by π/2 in phase. Now the resultant of OA and OB is the diagonal of OD which is equal to E0. फिर से हम अपनी फेजर डायग्राम फिगर में देखें तो OA और OB को अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें तो ये OD के बराबर आता है, और ये जो OD है ये E0 फेजर या E0 वेक्टर के बराबर होगा, जो E0 क्या है यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। तो इस तरीके से हमें फेजर डायग्राम की हेल्प से पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिल जाती है। इस फेजर डायग्राम में हमने ये भी दिखाया हुआ है कि किस तरीके से E0 और I में एक फेज रिलेशन है जो फाई डिग्री का बन रहा है, ये दिस इज अ फाई एंगल or a phase angle. So from a parallelogram, let us take from the parallelogram OABD. तो अगर हम इस parallelogram से एक कैलकुलेशन करें, रिजल्टेंट निकालना चाहें, तो OD is coming equal to under root OA square plus OB square. तो this is the diagonal of the parallelogram. Now the magnitude of maximum EMF will be, so if we want to calculate simultaneously the magnitude of maximum EMF, that is the value of E0, so it is equal to under root ER square plus EL square, because in phasor diagram हमने दो चीज़ें, एक तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और एक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, दोनों हमने एक एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे शो किया हुआ है, इसलिए इसका रिजल्टेंट पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ विल बी अंडर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर। by putting the values of ER and EL, as we know students, ER is equal to I0 into R because it is a maximum value of voltage across resistor, and EL may be calculated by the relation EL equal to I0 into XL या I0 into omega L. So the expression becomes
E0 equal to I0 under root R square plus XL square or equal to I0 under root R square plus omega L square. Therefore, from the above expression we get I0, which is peak value of current, as equal to E0 upon under root R square plus omega L का whole square. So in this way this equation we can compare with the standard equation of I0, which is equal to E0 upon Z, where Z is the impedance of LR circuit. So by comparing equation 6 with the standard equation I0 equal to E0 upon Z, the Z is equal to under root R square plus omega L का whole square in terms of in ohms. So the students, for LR circuit the expression for impedance is under root R square plus omega L का whole square. The SI unit for impedance, as we already know, are ohms. So as it is clear from the slide, if an AC circuit contains resistance only R, then E and I are in the same phase. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी AC सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज और करंट में कोई फेज रिलेशन, कोई फेज डिफरेंस नहीं था. ऐसे इसे किसी तरीके से जब हम प्योर इंडक्टर डील किया था तो उस समय वोल्टेज और करंट में π/2 का फेज था. दैट मीन्स द E वाज लीडिंग देन द करंट बाय π/2 इन फेज. नाउ एट प्रेजेंट, बिकॉज वी आर हैविंग टू थिंग्स इन अ सर्किट, प्योर R भी है और L भी है, इसलिए जब ये दोनों सर्किट में होंगे तो इन दोनों में एक फेज रिलेशन, एक फेज एंगल होगा, ना तो ये 0 होगा और ना ये π/2 होगा. इट विल बी इन बिटवीन 0 एंड π/2. देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द E एंड I ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2. सो एंड द नेचर ऑफ दिस सर्किट, LR circuit, will be such that the voltage will lead than the current by phi in phase. So the equation of current for LR circuit can be written as equal to I equal to I0 sin omega t minus phi. Now graphically also this thing can be explained as shown in a figure here, that we have got two equations. One equation was for voltage E equal to E0 sin omega t. Another equation we have solved for current I equal to I0 sin omega t minus phi. So these two equations graphically can be shown as per the diagram here. So in this graph there is a dark shade curve which is showing the voltage which is starting from 0 and the current is lagging in phase. So now one more thing we want to calculate here is phase angle. So for the calculation of phase angle, let us again move to the phasor diagram. तो अगर हम फेजर डायग्राम से देखें तो वहाँ हमने x एक्सिस और E0 के बीच में एक एंगल बनाया था जिसे हम फाई कहते थे. तो अगर हम वहाँ से उस ट्राइंगल AOB से अगर हम tan phi की वैल्यू निकालें तो tan phi बराबर है AD अपॉन OA और इट इज़ OB अपॉन OA. तो इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ OB एंड OA which these are equal to EL upon ER. Now EL and ER हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं. तो EL was equal to I0 into omega L and ER was equal to I0 into R. So by solving this equation we get omega L upon R. In this way phi can be written as equal to tan inverse in a bracket omega L upon R. This equation gives us the value of phase angle in LR circuit. So the students, we were discussing the phasor diagram analysis of LR circuit. तो इस सर्किट के लिए हमने करंट, इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ इम्पीडेंस एंड इक्वेशन फॉर फेज डिफरेंस निकाली है. नाउ द नेक्स्ट सर्किट वी वांट टू डिस्कस इज an AC circuit containing C and R. That means it is called CR circuit. Now for this CR circuit, as it is clear, as it is written on a slide, if a capacitor of capacitance C and a resistor of resistance R is joined in series with an AC mains called a CR circuit.
डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर सीरीज में AC मेंस की सीरीज में लगा दें तो हमें एक CR सर्किट मिलता है। जैसा कि फिगर में मैंने दिखाया हुआ है कि CR सर्किट is shown in a slide is a AC mains is connected with C and R with a capacitor and a resistance. Now the EMF alternating or instantaneous EMF of this source let is shown by E equal to E0 sin omega t. And if we want to calculate the voltage across resistor and capacitor, they are shown in the figure with the notation ER and EC, where ER is the voltage across resistor and EC is a voltage across capacitor. As we have taken C and R in series, therefore current at any instant through these two elements will have same amplitude and phase. Again the same thing we have discussed in LR circuit. अगर हम C और R सर्किट को डिस्कस करें तो हम जानते हैं कि इस सर्किट में, जैसा कि सर्किट में दिखाया है कि करंट अक्रॉस C एंड करंट अक्रॉस R एक ही फेज में होनी चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए. बट इफ़ यू वांट टू डिस्कस द वोल्टेज, दैट वोल्टेज विल डिफर विद द करंट इन फेज, एंड दैट फेज रिलेशनशिप we can discuss with the help of a phasor diagram. Now to solve this phasor diagram analysis, let me start with E be the instantaneous value of EMF of AC mains, which is given by E equal to E0 sin omega t, where and I0 be the maximum current. If we take, as we know I0 is a maximum current, so the voltage across capacitor lags behind the current by phase of pi by 2. जैसा कि हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट में स्टूडेंट्स आपको बताया था कि प्योर कैपेसिटर सर्किट के लिए जो वोल्टेज है वो लैग करती है करंट से with a phase difference of pi by 2. So now the maximum voltage across C is EC, which is given with the equation EC equal to I0 into XC or equal to I0 into 1 upon omega C. Now EC will be represented by OB along OY axis because it lags behind the current by a phase angle of pi by 2. तो अगर हम फेजर डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करेंगे बाद में फिगर में कि ये जो EC है हम इसे OY एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं जो OB से रिप्रेजेंट किया गया है. Now as it is clear in the figure here, this is a phasor diagram for CR circuit. इसमें x एक्सिस और y एक्सिस दिखाया गया है. Along x axis we have taken voltage across resistor, whereas along y axis we have taken voltage across capacitor. तो इन दोनों वोल्टेज के अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें तो OD आता है जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है. तो इफ़ वी रिप्रेजेंट हियर द ER which is called voltage across resistance, which is equal to I0 into R, and voltage across capacitor will be equal to I0 into 1 upon omega C. Now the voltage across resistor, as I have told, I0 into R, ये भी हम ये मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगी जो फेजर डायग्राम में OX एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया है. लेट ER will also along OX because it is in the same phase with the current. तो ER और I0 एक ही एक्स एक्सिस पे ही रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं प्योर आर के लिए वोल्टेज और करंट एक ही फेज में रहते हैं, इसलिए दोनों एक ही एक्सिस पर रिप्रेजेंट किए गए हैं. नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर OA एंड OB इन पैरेललोग्राम OABD, द डायगोनल OD विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स which will give the peak value of alternating EMF. So this is shown by E0. As it has been shown in a diagram already. It is also clear in the diagram that this E0 is making an angle phi with the I0. This phi is called phase angle in between voltage and current. So it is clear from the parallelogram OADB that OD, which is a diagonal of parallelogram, OD is equal to under root OA square plus OB square. तो दिस यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि जैसे किसी राइट एंगल ट्राइंगल में
हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपो स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसी इक्वेशन से हम ये OD सॉल्व कर सकते हैं। OD विल बी इक्वल टू अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। नाउ हमने अभी डिस्कस किया है कि OA को हम क्या कहते हैं, OB को हम क्या कहते हैं। तो वी हैव शोन इन अ फिगर डायग्राम OA इज इक्वल टू ER whereas OB was equal to EC। तो let us put these two values here। तो OD की वैल्यू which is equal to E0 naturally that was a magnitude of the maximum value of EMF। तो E0 is equal to under root ER square plus EC square। Now let us put the value of ER and EC। अगर हम ER और EC की वैल्यू पुट करें जैसे हम पहले सॉल्व किया था तो ER was equal to I0 into R and EC is equal to I0 into 1 upon omega c। Then by solving these values we get E0 equal to I0 under root R square plus 1 upon omega c whole square, where 1 upon omega c is the capacitive reactance of the capacitor। Now this equation of peak value of voltage we can have the value of I0। तो अगर हम I0 निकालें इस इक्वेशन से तो दिस इज इक्वल टू E0 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। तो इससे हमें I0 या पीक वैल्यू ऑफ करंट मिलेगी। अब हम इस पीक वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीक करंट I इक्वल टू E अपॉन जेड होता है। तो इफ़ वी टेक E की जगह हम E0 ले लें, I की जगह I0 ले लें तो पीक वैल्यू ऑफ करंट E0 अपॉन जेड हो जाएगा। तो अगर हम E0 अपॉन जेड और I0 वाज इक्वल टू E0 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें इम्पीडेंस की वैल्यू मिलती है। तो द इम्पीडेंस फॉर CR सर्किट देयरफॉर विल बी इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर ओम। इफ़ वी हैव ओनली रेजिस्टेंस इन द सर्किट E एंड I वर इन द सेम फेज। जैसा कि हमने प्योर AC सर्किट के केस में देखा था, अगर केवल रजिस्टर सर्किट में था AC मेंस के साथ तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में होते थे। वेयर एज फॉर प्योर C E लैग्स बिहाइंड द I, जबकि प्योर C के केस में वोल्टेज पीछे रहता था करंट से बाई π/2 इन फेज। नाउ बिकॉज we are having, in this case we are having both C and R in our circuit, so the phase difference in between voltage and current will be anywhere in between 0 and phi। तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए। So it is shown here phi is greater than 0 but less than π/2। Now if we write the equation, if we solve the equation for current here, the equation of alternating current in CR circuit will be I equal to I0 sin omega t plus phi, where phi is the phase difference। Once again we want to calculate the phase difference in CR circuit। तो phase difference निकालने के लिए फिर से हम फेजर डायग्राम की हेल्प लेते हैं और फेजर डायग्राम से हम tan phi या phi की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एज इन फेजर डायग्राम द पैरेललोग्राम OABD वाज देयर। तो अगर हम OABD से उसका OD से सेपरेट करके एक ट्राइंगल से tan phi निकालें तो tan phi एज वी नो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इफ़ वी पुट दीज वैल्यूज़ तो वी गेट tan phi इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन R। तो इफ़ वी सॉल्व अगेन phi इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो इनवर्स फंक्शन बन जाता है tan इनवर्स इन ए ब्रैकेट 1 अपॉन ओमेगा सी R। या हम ओमेगा की वैल्यू भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओमेगा एज वी नो इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, सो phi विल बी इक्वल टू tan इनवर्स इन ए ब्रैकेट 1 अपॉन ओमेगा सी R, वेयर phi इज द फेज डिफरेंस। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन CR सर्किट। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया है इस टॉपिक में, हमारी CR सर्किट में तो करंट CR सर्किट में वोल्टेज लैग्स बिहाइंड देन द करंट बाय phi इन फेज। तो एग्जैक्टली इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्लियर होता है कि जो वोल्टेज है करंट आगे निकल जाता है, वोल्टेज पीछे रह जाता है। तो एक कर्व हमने 0 से शो किया है
0 to t, this represents the equation of voltage which is equal to E0 sin omega t. And for the current is slightly above than the zero level, so I will be equal to I0 sin omega t plus phi. So this slight difference between voltage and current represent that current always be ahead than the voltage. So the students, ये आज के टॉपिक में हमने जो अभी CR सर्किट कंप्लीट किया है, जो फेजर डायग्राम एनालिसिस की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज़ माय टॉपिक फॉर टुडे. होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट क्लियरली. और मैं आशा करता हूँ कि आप घर जाके इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स करेंगे. थैंक यू.